नमस्ते दोस्तों, यात्रा पथ चिन्ह चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी इस यात्रा में हम दक्षिण पूर्व एशिया के एक बेहद खास और खूबसूरत देश वियतनाम के कदमताल करेंगे। आइए इस अद्भुत देश की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली की गहराइयों में अपने यात्रा पथ चिन्ह छोड़ें और इस कहानी को एक साथ खोजें। नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशेष एस आकार का देश। वियतनाम एक विशिष्ट एस आकार का देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया है और पूर्व तथा दक्षिण में यह विशाल पूर्वी सागर की ओर खुलता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के पास स्थित होने के कारण वियतनाम चीन, भारत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाले एक रणनीतिक पुल के रूप में कार्य करता है। परिणाम स्वरूप ये एस आकार का देश न केवल एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र है, बल्कि क्षेत्र के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,31,212 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटी 3,143 मीटर ऊंचे राजसी फैंसीपन पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर उपजाऊ भूमि वाले विशाल मैदानों और मैंग्रोव जंगलों जैसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र तक। इसके अलावा वियतनाम में 3,260 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है, जो प्रमुख प्राकृतिक अजूबों का घर है। विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल हलोंग बे से लेकर फोर्ब्स द्वारा ग्रह के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक के रूप में चुने गए एम बीच, माई खू बीच तक। यदि आप समुद्र से प्यार करते हैं तो वियतनाम निश्चित रूप से आपको यहां से जाने का मन नहीं करने देगा। वियतनाम की जलवायु भी विविध और रंगीन है। उत्तर में 4 अलग-अलग मौसम होते हैं: वसंत, गर्मी, शरद और सर्दी। दक्षिण में केवल 2 मौसम होते हैं: बारिश और सूखा, और ये साल भर गर्म और आर्द्र रहता है। मध्य क्षेत्र की जलवायु देश में सबसे अधिक परिवर्तनशील और जटिल है। गर्मियां अक्सर गर्म और शुष्क लाव हवाओं से प्रभावित होती हैं, जिसके बाद साल के अंत में बारिश और तूफानी मौसम आता है, जिसमें बाढ़ की संभावना रहती है। 2024 तक वियतनाम की आबादी लगभग 10 करोड़ लोगों तक पहुंच गई, जो वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर है। लेकिन इस विशाल संख्या के भीतर गहराई में छिपा तथ्य ये है कि वियतनाम एक विविध और जीवंत संस्कृति वाले 54 जातीय समूह का भी घर है। किन जातीय समूह की हिस्सेदारी लगभग 85 से 90% है, जबकि बाकी में हमोंग, थाई, ताय, मुओंग, खमेर आदि समूह शामिल हैं। ये वे समुदाय हैं जिन्होंने देश के त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक जीवन के समृद्ध खजाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 2, वियतनामी महिलाओं की सुंदरता। जब एशिया की सुंदरता की बात आती है, तो वियतनामी महिलाएं हमेशा एक अविस्मरणीय छाप छोड़ती हैं। सौम्य अनुग्रह, कोमल त्वचा, मुस्कुराना जानने वाली आंखें और साथ ही उनका अपना अनूठा सुरुचिपूर्ण व्यवहार। इनसाइडर मंकी की रैंकिंग के अनुसार वियतनाम लगातार एशिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले शीर्ष देशों में शामिल है। ये कुछ ऐसा है जो गर्व का स्रोत भी है और इस एस आकार के देश का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है। आधुनिक समाज में वियतनामी महिलाएं न केवल सुंदर हैं, बल्कि उत्कृष्ट भी हैं। वियतनामी महिलाएं आधुनिक करियर और समाज में भी अपनी मजबूत छाप छोड़ती हैं। फोर्ब्स 2024 के अनुसार वियतनाम में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के अनुपात का दक्षिण पूर्व एशियाई रिकॉर्ड है, जिसका प्रभावशाली आंकड़ा 40% है, जो कि केवल 28% के वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुश्री गुयेन थी फुओंग थाओ है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की पहली स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, जिन्होंने लाखों युवा महिलाओं को बड़े सपने देखने और निर्णायक रूप से कार्य करने का साहस करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि इन शानदार उपलब्धियों के पीछे एक ऐसी वास्तविकता भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वियतनामी महिलाएं औसतन घर के कामों में प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक समय बिताती हैं। गैलप सर्वेक्षण के अनुसार शायद ये सहन शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास की ही देन है कि उन्होंने बिना एक भी शब्द की शिकायत किए
एक साथ कंपनी चलाने और रसोई चलाने की सुपर मल्टीटास्किंग क्षमता विकसित कर ली है। कभी-कभी उनकी सफलता को एक सामान्य बात मान लिया जाता है, क्योंकि उन्हें बिना कुछ बोले दोगुना काम करने की आदत होती है। रिश्तों में वियतनामी महिलाओं को उनकी वफादारी और गहराई के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की कमी है। वे विदेशियों के प्रति खुले विचारों वाली और मिलनसार होती हैं और तेजी से बहुसांस्कृतिक संबंधों को अपना रही हैं, बशर्ते दूसरे व्यक्ति की ओर से ईमानदारी, संवेदनशीलता और सम्मान हो। हाल ही का एक दिलचस्प चलन ये है कि अधिक से अधिक वियतनामी महिलाएं डेट नाउ, टिंडर और सोशल मीडिया जैसे ऐप के माध्यम से साथी ढूंढ रही हैं। और हाल के वर्षों में शादी से पहले एक साथ रहने का चलन भी 25% तक बढ़ गया है, जो यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी की महिलाएं न केवल सुंदर और सक्षम है, बल्कि ये चुनने में भी बहुत सक्रिय हैं कि उन्हें कैसे प्यार करना है और अपने लिए कैसे जीना है। क्या आप किसी वियतनामी लड़की का दिल जीतने का रहस्य जानना चाहते हैं? नंबर 2 लिखकर कमेंट करें और हम आपको वह रहस्य बताएंगे। नंबर 3, मोटर बाइकों का साम्राज्य। 2024 तक वियतनाम में लगभग 7 करोड़ 20 लाख से 7 करोड़ 50 लाख पंजीकृत मोटर बाइक हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 3/4 आबादी के पास कम से कम एक मोटर बाइक है। औसतन हर एक 100 लोगों पर 75 तक मोटर बाइक हैं। ये एक ऐसी संख्या है जिसके आगे गति प्रेमी देशों को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। हनोई या हो ची मिन्ह शहर जैसे बड़े शहरों में यातायात की मात्रा में 85 से 90% हिस्सा मोटर बाइकों का है। इसका मतलब है कि अगर आप हर सुबह सड़कों पर मोटर बाइकों का समुद्र उमड़ता हुआ देखते हैं, तो बधाई हो, आप वियतनाम की एक खासियत देख रहे हैं। वियतनाम में इतनी सारी मोटर बाइक होने का एक कारण उनकी बेजोड़ सुविधा है। मोटर बाइक आसानी से भूल भुलैया जैसी छोटी गलियों से गुजर सकती हैं, जिससे यात्रा के समय और ट्रैफिक जाम को काफी कम किया जा सकता है और संचालन लागत भी बचती है। एक ऐसे शहरी क्षेत्र में जहां हर वर्ग मीटर सोने जितना कीमती है, मोटर बाइक स्पष्ट रूप से परिवहन के मामले में तारणहार है। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर बाइक लाखों वियतनामी लोगों की आजीविका का साधन भी है। सामान पहुंचाने, बाजार जाने, स्ट्रीट फूड बेचने से लेकर फ्रिज या यहाँ तक कि सुअरों के पूरे झुंड जैसी भारी चीजें ले जाने तक सब कुछ 2 पहियों वाली सीट पर पैक कर लिया जाता है। वियतनामी लोगों के लिए एक मोटर बाइक केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो एक विशिष्ट शहरी संस्कृति है। हालांकि मोटर बाइकों की बड़ी संख्या कई चुनौतियों को भी साथ लाती है, जैसे वायु प्रदूषण, शोर और लंबे समय तक रहने वाला जाम, विशेष रूप से व्यस्त घंटों के दौरान। इसके लिए सरकार और समुदाय से व्यापक समाधान की आवश्यकता है। और यदि आप पहली बार यहाँ आने वाले एक विदेशी हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह है। सड़क पार करते समय दौड़े नहीं, एक जगह पर स्थिर न खड़े रहें। इसके बजाय आत्मविश्वास से आंखों का संपर्क बनाए रखते हुए धीरे धीरे और लगातार चलें। मोटर बाइक सवार शूरवीरों को अपने आप आपके अगल बगल से निकलने दें। मेरा विश्वास करें, वियतनाम में सड़क पार करना भी एक कला है। नंबर 4, वे चीजें जो विदेशों में अजीब हैं, लेकिन वियतनाम में कानूनी हैं। यदि आप पहली बार वियतनाम में कदम रखते हैं, तो ऐसे दृश्य देखने के लिए खुद को तैयार करें जो कहीं और अवैध लग सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से सामान्य है और यहाँ तक कि संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा बन गए हैं। सबसे पहला, सीधे फुटपाथ पर बाल कटवाना। वियतनाम में इसके लिए बस एक छोटे स्टूल, एक काम चलाऊ शीशे और कुछ बुनियादी उपकरणों की आवश्यकता होती है, और तुरंत आपके पास एक वास्तविक मोबाइल स्ट्रीट स्टाइल नाई की दुकान होती है। सूरज की रोशनी, मोटरबाइकों की आवाज और कभी-कभी पक्षियों के गीतों के बीच आप सिर्फ एक नाश्ते की कीमत पर एक साफ सुथरा हेयरकट पा सकते हैं। अमेरिका में फुटपाथ पर इस तरह का व्यवसाय चलाने पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन वियतनाम में ये शहरी परिदृश्य का एक जीवंत हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये सबसे दिलचस्प बात नहीं है। आप जुर्माने की चिंता किए बिना बिल्कुल बाहर बैठकर बियर पी सकते हैं। फुटपाथों, पार्कों से लेकर बुई वियन या ता हियन जैसी हलचल भरी पैदल सड़कों के ठीक बीच में भी किसी भी जगह को पीने के स्थान में बदला जा सकता है। एक छोटी मेज,
कुछ प्लास्टिक कुर्सियां और साथ में एक ठंडी बियर। ये पार्टी शुरू करने के लिए काफी है। यहाँ बियर सिर्फ पीने के लिए नहीं है, ये लोगों से घुलने मिलने का सबसे प्यारा तरीका भी है। इतना ही नहीं, बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा खरीदना भी वियतनाम की एक खासियत है। यदि विदेश में आपको डॉक्टर से पर्चा पाने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है, तो वियतनाम में आपको बस एक फार्मेसी में जाना है, संक्षेप में अपने लक्षणों का वर्णन करना है और आपको तुरंत दवा मिल जाती है। इससे इतना समय बचता है कि कई पर्यटकों को समझ नहीं आता कि खुश हों या चिंतित। नंबर 5, जातीय अल्पसंख्यकों के अजीब रीति रिवाज। सबसे पहला है वियतनाम में हमोंग लोगों के बीच दुल्हन के अपहरण की प्रथा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक पारंपरिक प्रेमालाप अनुष्ठान है। जब दो लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, प्यार करते हैं और सहमत हो जाते हैं, तो युवक अपने विवाह प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के एक तरीके के रूप में लड़की का अपहरण करके उसे अपने घर ले जाता है। यदि लड़की स्वेच्छा से रुक जाती है और दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं, तो एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर लड़की ऐसा नहीं चाहती? उसे जाने का पूरा अधिकार है। किसी को भी उसके साथ जबरदस्ती करने की अनुमति नहीं है। एक ऐसी प्रथा जो सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वास्तव में चुनाव की स्वतंत्रता का बहुत सम्मान करती है। न केवल हमोंग, बल्कि वियतनाम में कई जातीय समूहों में शादी के अनूठे रीति रिवाज हैं। लाल दाव, रेड दाव लोग कई दिनों तक चलने वाले विवाह समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें बारात, नाचने गाने से लेकर विस्तृत पूजा तक हर तरह के अनुष्ठान शामिल होते हैं, जो मेहमानों को दावत से पहले ही थका सकते हैं। इस बीच यहाँ महिलाएं ही सक्रिय रूप से पुरुषों को प्रपोज करती हैं। शादी के बाद दूल्हा अपनी पत्नी के घर पर रहेगा। ये एक मातृसत्तात्मक परंपरा है जो एशिया में अत्यंत दुर्लभ है। जरा उल्टे प्रपोज किए जाने की कल्पना करके देखें। ये भावना तनावपूर्ण और दिलचस्प दोनों होनी चाहिए, है ना? यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी कुछ जातीय समूह विशेष रीति रिवाजों को बनाए रखते हैं। लो और ताई लोग मृतक को खाना खिलाने की प्रथा का पालन करते हैं। चावल का हर निवाला, हर व्यंजन मृतक के मुंह तक ले जाया जाता है, जो संतानीय भक्ति दिखाने का एक तरीका है, और वे मानते हैं कि आत्मा अभी भी मौजूद है। हानि, लोग मृतक की जगह पर लकड़ी की मूर्तियां भी स्थापित करते हैं, फिर पूर्वजों को खाने, बातचीत करने और मूर्ति के पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, मानो कोई अलगाव हुआ ही ना हो। वियतनाम में हर अजीब सांस्कृतिक विशेषता हमें संतानीय भक्ति, प्रेम और जुड़ाव के बारे में एक ऐसी कहानी बताती है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाती है। क्या आप 5 दिन के विवाह समारोह में भाग लेने या हानि लोगों की तरह लकड़ी की मूर्ति से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत करेंगे? एक टिप्पणी छोड़ें। नंबर 6, वियतनामी कॉफी संस्कृति। वियतनाम वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक है, जो केवल ब्राजील से पीछे है, और लगभग 40% वैश्विक उत्पादन के साथ रोबस्टा कॉफी बाजार पर पूरी तरह से हावी है। दिलचस्प बात यह है कि जहां अरेबिका कॉफी को दुनिया भर में इसके हल्केपन के लिए पसंद किया जाता है, वहीं वियतनामी रोबस्टा कॉफी बरिस्ता के बीच अपने गाढ़े, मजबूत स्वाद, उच्च कैफीन सामग्री और एक मोटी क्रीम परत बनाने की क्षमता के लिए अंक अर्जित करती है। विशेष रूप से इन रोबस्टा बीन्स से वियतनाम सिविट कॉफी भी बनाता है, जो एक प्रीमियम कॉफी है, जिसे अक्सर ग्रह पर 10 सबसे महंगी कॉफी में सूचीबद्ध किया जाता है। इसे पारखियों के बीच परिष्कार और विलासिता का प्रतीक माना जाता है। न केवल बड़े उत्पादन की मात्रा पर निर्भर रहते हुए वियतनाम अपनी अनूठी कॉफी बनाने की विधियों से भी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आइस्ड मिल्क कॉफी है। यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे कभी CNN द्वारा दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफियों में से एक चुना गया था, जो मजबूत फिन फिल्टर्ड कॉफी, मीठे कंडेंस्ड मिल्क और बर्फ के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के कारण संभव हुआ। इसके अलावा रिच स्मूथ एग कॉफी जैसी अनूठी कृतियों का जिक्र किए बिना कोई नहीं रह सकता, जिसे कभी नेशनल ज्योग्राफिक ने एक ऐसी कॉफी के रूप में सराहा था जिसे आपको मरने से पहले जरूर आजमाना चाहिए। या सॉल्ट कॉफी और कोकोनट नारियल कॉफी जैसी
अन्य दिलचस्प विविधताएं। वियतनाम में कॉफी केवल एक पेय नहीं है, बल्कि लोगों की दैनिक दिनचर्या का एक अपरिहार्य हिस्सा है। कॉफी शॉप्स साधारण फुटपाथ स्टॉलों से लेकर आधुनिक स्थानों तक लोगों के मिलने, बातचीत करने और रोजमर्रा की कहानियां साझा करने के लिए आदर्श स्थान है। एक कप कॉफी पर इकट्ठा होना न केवल वियतनामी लोगों को रिश्ते बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि जीवन की भागदौड़ में आराम करने और खुशी के पलों का आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करता है। नंबर 7, दुनिया में शीर्ष कृषि निर्यातक देश। वियतनाम न केवल कॉफी निर्यात में मजबूत है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी कृषि निर्यात महाशक्ति भी है। 2024 तक ये एस आकार का देश लगातार ग्रह के शीर्ष 15 सबसे बड़े कृषि निर्यातकों में शुमार है और यहाँ तक कि कई वस्तुओं में वैश्विक स्तर पर नंबर 1 स्थान रखता है। आमतौर पर वियतनाम विश्व स्तर पर काजू निर्यात का राजा है, जो मात्रा और मूल्य दोनों में अग्रणी है। इसी तरह काली मिर्च के लिए भी दुनिया का नंबर 1 स्थान वियतनाम का ही है और ड्रैगन फ्रूट का भी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में 80% से अधिक हिस्सा है। इसके अलावा वियतनाम चावल के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 3 में है, जिसमें ST25 चावल की किस्म को कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावल के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये कई उष्णकटिबंधीय फलों और फार्म झींगा के निर्यात में भी प्रमुख है। ये उपलब्धि संयोग से नहीं मिली है, बल्कि 3 प्रमुख कारकों के संगम का परिणाम है। पहला, वियतनाम में व्यापक उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है, जो चावल से लेकर प्रचुर मात्रा में उष्णकटिबंधीय फलों तक फसलों के विविध विकास के लिए आदर्श प्राकृतिक परिस्थितियां बनाती है। दूसरा, नदियों के घने नेटवर्क के साथ उपजाऊ भूमि ने चावल, फलों के पेड़ और अन्य औद्योगिक फसलों की खेती के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है। अंत में, वियतनाम का कृषि कार्यबल अपने परिश्रम, रचनात्मकता और वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति को निरंतर अपनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह अनुकूल प्रकृति और मेहनती लोगों का यही सामंजस्यपूर्ण संयोजन है जिसने वियतनामी कृषि उत्पादों को न केवल घरेलू मांग को पूरा करने, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी स्थिति की पुष्टि होती है। नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, सोन डोंग गुफा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में जाना जाता है, वियतनाम में यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर स्थल फोंग नहा के बांग में स्थित है। अपने विशाल आकार और अनूठी संरचना के साथ सोन डोंग गुफा ने 2009 में अपनी खोज के बाद से ही वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। ये एक प्राकृतिक अजूबा है जिसमें अभी भी कई रहस्य छिपे हैं, जिनका पूरी तरह से पता लगाया जाना बाकी है। 9 किलोमीटर की लंबाई, 200 मीटर तक की छत की ऊंचाई और 150 मीटर तक की चौड़ाई के साथ सोन डोंग विशाल आयामों का दावा करती है। ये इतनी चौड़ी और ऊंची है कि इसमें पूरी की पूरी एक 40 मंजिला इमारत समा सकती है। इस गुफा का निर्माण लगभग 20 से 50 लाख साल पहले चूना पत्थर की परतों से बहने वाली भूमिगत नदियों के कटाव के कारण हुआ था, जिससे धीरे धीरे विशाल कक्ष और अद्वितीय चट्टान संरचनाएं बनी। गुफा के अंदर एक आदिम जंगल और एक भूमिगत नदी है, जो पृथ्वी के भीतर एक अलग ग्रह जैसा शानदार स्थान बनाती है। सोन डोंग गुफा में एक स्वतंत्र रूप से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां कई दुर्लभ प्रजातियों की खोज अभी तक नहीं की जा सकी है। ये अलग-थलग वातावरण वास्तविक जीवन के जुरासिक पार्क जैसा है, जहां बाहरी दुनिया से दूर विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन का विकास जारी है। सोन डोंग की विशेष विशेषताओं में से एक इसके विशाल स्टैलेक्टाइट्स हैं, जो 80 मीटर तक ऊंचे हैं। ये स्टैलेक्टाइट्स लाखों वर्षों में टपकते पानी में मौजूद खनिजों से बने हैं। वे विचित्र, प्रभावशाली चूना पत्थर की संरचनाएं बनाते हैं, जो एक अविश्वसनीय रूप से राजसी प्राकृतिक स्थान का निर्माण करते हैं, जो दुनिया में कहीं भी अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग है। BBC ने सोन डोंग को साहसी लोगों के लिए वियतनाम का उपहार बताया है, हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राकृतिक पर्यावरण, अद्वितीय प्रजातियों और गुफा के भीतर भूवैज्ञानिक संरचना को संरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए। प्रत्येक वर्ष केवल लगभग 1000 पर्यटकों को सोन डोंग जाने की अनुमति है। एक अभियान की लागत $3000 तक है। यह एक महंगा रोमांच है, लेकिन जंगली प्रकृति की खोज करना पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति की बकेट लिस्ट में शामिल करने के लिए
पूरी तरह से लायक है। नंबर 9, काय रांग, तैरता हुआ बाजार। बड़े शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट की कोई आवश्यकता नहीं है। वियतनाम के मेकाम डेल्टा में लोग नदी पर बाजार जाते हैं। तैरते बाजार, जो मेकोंग डेल्टा का एक जीवंत प्रतीक हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पानी पर खड़ी लकड़ी की नावों पर ही खरीद और बिक्री होती है। हर सुबह सुबह सैकड़ों नावें नदी के बीच में इकट्ठा होती हैं। प्रत्येक नाव एक दुकान होती है जो फलों, सब्जियों, समुद्री भोजन, सूखे माल और यहाँ तक कि कॉफी, बूनरियो, केकड़ा, नूडल, सूप, बानमी से भरी होती है। सब कुछ जमीन पर लगने वाले बाजार की तरह ही पूर्ण होता है। दिलचस्प बात यह है को भी चिल्लाने या जोर से विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। विक्रेताओं को बस जो सामान वे बेच रहे हैं उसे नाव के आगे के हिस्से में लगे एक खंबे पर लटकाना होता है। उसे देखकर खरीदार आसानी से पहचान सकते हैं कि उन्हें कहाँ रुकने की आवश्यकता है। इसे एक अनोखे प्रकार के तैरते हुए साइन बोर्ड के समान माना जाता है जो केवल इसी विशेष बाजार में पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध कैंथो कैंथो का काई रांग तैरता हुआ बाजार है, जिसे CNN ने कभी दुनिया के सबसे अनोखे बाजारों में से एक के रूप में सम्मानित किया था। क्योंकि कहीं और आप नदी पर बैठकर एक कप कॉफी का ऑर्डर नहीं दे सकते और लहरों पर झूलती नाव को छोड़े बिना फो का गर्मा गर्म कटोरा नहीं खा सकते। ये अनुभव यहाँ के विक्रेताओं के कुशल हाथों की बदौलत है। वे नाव चलाते हैं, खाना बनाते हैं और ग्राहकों से ऐसे जीवंत तरीके से बातचीत करते हैं मानो वे लंबे समय से बिछड़े रिश्तेदार हों जो फिर से मिल रहे हों। सुबह सुबह की रोशनी में, जब धुंध अभी भी पानी की सतह पर छाई रहती है, इंजनों की आवाज, विक्रेताओं की पुकार, भोजन और पके फलों की सुगंध के साथ पूरा बाजार वियतनाम के मेकांग डेल्टा के लोगों के उदार और सरल जीवन की एक ज्वलंत तस्वीर बन जाता है। यदि आपको अवसर मिले तो तैरते बाजार की लहरों की लय के साथ बहते हुए एक सुबह बिताने का प्रयास करें। कौन जानता है, शायद आप अपना दिल वहीं हार बैठें। नंबर 10, वियतनामी भाषा। दुनिया में सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाओं में से एक। वियतनाम की आधिकारिक भाषा वियतनामी अक्सर ग्रह की सबसे कठिन भाषाओं में सूचीबद्ध होती है, विशेषकर पश्चिमी देशों के लोगों के लिए। इसका प्राथमिक कारण इसके 6 स्वर हैं। एक ही शब्दांश के लिए केवल उच्चारण बदलने से अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे संचार एक आश्चर्यजनक अनुभव में बदल जाता है। इसके अलावा वियतनामी भाषा में दिलचस्प बहुअर्थ वाली शब्दावली का भी खजाना है। संदर्भ के आधार पर एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, जिससे सीखने वाले हैरान और थोड़ा सिरदर्द से ग्रस्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सर्वनाम और संबोधन शब्दों की वियतनामी प्रणाली भी अविश्वसनीय रूप से दिमाग चकरा देने वाली है। यह अंग्रेजी की तरह केवल मैं और तुम नहीं है। वियतनामी बोलने वालों को उम्र, स्थिति और रिश्ते के आधार पर एक दूसरे को संबोधित करने के दर्जनों तरीकों में से चुनना पड़ता है। वियतनामी में संवाद करना कभी-कभी दिमागी खेल खेलने जैसा होता है, कठिन लेकिन अत्यंत दिलचस्प, और यह निश्चित रूप से एक स्थायी छाप छोड़ेगा। नंबर 11, विविध मान्यताएं। वियतनाम आध्यात्मिक जीवन से समृद्ध भूमि है, जहां विश्वास के रूप समानांतर विकसित होते हैं और सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाते हैं। इनमें से 3 सबसे प्रमुख रूप बौद्ध धर्म, मातृ देवी की पूजा और पूर्वज पूजा हैं। हर एक राष्ट्रीय संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ता है। हजारों साल पहले शुरू हुए बौद्ध धर्म ने लंबे समय से वियतनामी मानस में जड़ें जमा ली हैं। प्राचीन पगोडा, जीवन दर्शन और प्रमुख वार्षिक त्योहारों के माध्यम से इसकी स्पष्ट उपस्थिति है। वियतनाम द्वारा 2026 में 80 से अधिक देशों को एक साथ लाने वाले संयुक्त राष्ट्र वेसाक उत्सव की मेजबानी एक बार फिर एशियाई सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कद और भूमिका की पुष्टि करती है। त्रान, क्वोक पगोडा, येंतु पगोडा या बाइडिन पगोडा जैसे कई प्रसिद्ध स्थल विशिष्ट वास्तुकला वाले आध्यात्मिक गंतव्य भी बन गए हैं। लोक मान्यताओं से निकटता से जुड़ी मातृ देवी पूजा माओ लियू हान और माओ थुओंग नंगान जैसी देवियों का सम्मान करती है, जो वियतनामी संस्कृति में प्रकृति और स्त्रीत्व का सम्मान करने की भावना को दर्शाती है। हॉडोंग का अनुष्ठान, जो इस मान्यता में एक प्रमुख अधिकार है, अत्यधिक प्रदर्शनकारी है।
यह अनुष्ठान, संगीत और वेशभूषा का एक संयोजन है और इसे यूनेस्को द्वारा एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। इस बीच पूर्वज पूजा हालांकि सरल है और इसमें जटिल अनुष्ठान नहीं होते, फिर भी ये वियतनामी पारिवारिक जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाती है। घर में प्रत्येक वेदी न केवल मृतकों को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का स्थान है, बल्कि फल खाते समय पेड़ लगाने वाले को याद रखे के सिद्धांत में रक्त रेखा की निरंतरता का प्रतीक भी है। इन मान्यताओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण ने एक विविध आध्यात्मिक संस्कृति का निर्माण किया है, जो वियतनामी लोगों की वैश्विक संस्कृतियों के साथ लगातार बातचीत करने वाली लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और नई जीवन शक्ति के संयोजन को दर्शाता है। नंबर 12, अनूठे त्योहार। वियतनाम में 8,000 से अधिक त्योहार हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ त्योहार इतने दिलचस्प होते हैं कि आप उनसे अपनी नजरें नहीं हटा सकते। आइए हमारे साथ सबसे प्रमुख त्योहारों के बारे में जानें। टेट गुयेन दान, टेट या चंद्र नव वर्ष वियतनाम में सबसे महत्वपूर्ण नव वर्ष का त्योहार है। ये परिवारों के फिर से एक साथ आने, अपने पूर्वजों को याद करने और एक दूसरे को शांतिपूर्ण नववर्ष की शुभकामनाएं देने का समय है। हर जगह सभी प्रकार के जीवंत पौधों और फूलों से भरे फूलों के बाजारों का हलचल भरा माहौल होता है और घरों को लालटेन और लाल दोहों से भव्य रूप से सजाया जाता है। हर कोई एक साथ पारंपरिक दावतें तैयार करता है, नए साल की पूर्व संध्या पर गंभीर अनुष्ठान करता है और शुभकामनाओं से भरे लाल भाग्यशाली पैसे वाले लिफाफों का आदान प्रदान करता है। शेर नृत्य, लियोन डांस और पारंपरिक लोक खेल जैसी जीवन गतिविधियां भी हर जगह होती हैं, जो एक विशिष्ट और गर्मजोशी भरा सांस्कृतिक दृश्य बनाती हैं। टेट के बाद हनोई में लगभग पहले से तीसरे चंद्र महीने तक हुआम पगोडा महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये बौद्ध भूमि की तीर्थ यात्रा है। शांति और सौभाग्य की प्रार्थना करने के लिए हर जगह से हजारों लोग यहाँ उमड़ पड़ते हैं। उत्सव केंद्र तक की यात्रा अक्सर राजसी चूना पत्थर के पहाड़ों से घिरी हुई रोमांटिक येन नदी पर नाव की यात्रा से शुरू होती है। उसके बाद आगंतुक प्रकृति के भीतर छिपे मंदिरों, पगोडा और गुफाओं को देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये त्योहार न केवल आस्था व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने और पारंपरिक चेयो और हाथवान धुनों को सुनने का भी एक मौका है। एक और समान रूप से अनूठा त्योहार ह्यू महोत्सव, ह्यू फेस्टिवल है। ह्यू महोत्सव हर 2 साल में ह्यू शहर में आयोजित किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस त्योहार का उद्देश्य पूर्व शाही राजधानी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों का सम्मान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यहाँ आप प्राचीन शाही समारोहों के पुनर्मंचन देखेंगे, गंभीर शाही दरबार के संगीत और गीतात्मक ह्यू गायन का आनंद लें। इनके अलावा अनगिनत अन्य विशेष पारंपरिक और समकालीन कला कार्यक्रम, जीवंत सड़क परेड और अद्वितीय कला प्रदर्शनियां भी होती हैं, जो बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करती हैं। अंत में सापा लव मार्केट हर सप्ताह शनिवार की रात सापा टाउन में लगता है और ये उत्तर पश्चिमी हाईलैंड्स की एक अनूठी सांस्कृतिक विशेषता है। ये हमोंग और दाओ जैसे जातीय अल्पसंख्यकों के युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए मिलने, मेलजोल बढ़ाने और जीवन साथी खोजने का स्थान है। आगंतुक खेन की मार्मिक ध्वनियां सुनेंगे, जो प्रेमियों को बुलाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। साथ ही ईमानदार प्रेमालाप गीत सुनेंगे और सुंदर जोन नृत्यों या मजेदार लोक खेलों में भाग लेंगे। सापा लव मार्केट एक ऐसा सांस्कृतिक स्थान प्रदान करता है जो रोमांटिक होने के साथ साथ हाईलैंड पहचान से भी समृद्ध है। वियतनाम में प्रत्येक त्योहार न केवल मजेदार गतिविधियों में भाग लेने का एक अवसर है, बल्कि आपके लिए वियतनामी लोगों की संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में अधिक समझने का भी एक मौका है। जब आप वियतनाम आएंगे तो किस त्योहार में भाग लेंगे, हमारे साथ साझा करें। नंबर 13, वियतनाम में घूमने लायक जगहें। वियतनाम की खोज करते समय कुछ ऐसे गंतव्य हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। न केवल उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि उनकी सांस्कृतिक गहराई, इतिहास और ऐसे अनुभवों के लिए भी जो कहीं और नहीं मिलते। वियतनाम की 1000 साल पुरानी राजधानी हनोई
शास्त्रीय फ्रांसीसी वास्तुकला, प्राचीन मंदिरों और पगोडा तथा जीवन की जीवंत गति के मिश्रण के साथ अलग दिखाई देती है। आप ओल्ड क्वार्टर का भ्रमण कर सकते हैं, हो ची मिन मकबरे की यात्रा कर सकते हैं और यहाँ की सिग्नेचर एग कॉफी के एक कप का आनंद ले सकते हैं। वियतनामी संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन की लय को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह एक आदर्श शुरुआती बिंदु है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए आप ह्यू को नहीं छोड़ सकते। ये एक ऐसी जगह है जो गुयेन राजवंश के अद्वितीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखती है। सबसे प्रमुख आकर्षण ह्यू इंपीरियल सिटी है, जो राजाओं के प्राचीन मकबरों के साथ साथ यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जो गौरवशाली अतीत की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करने के अलावा ह्यू अपने विशिष्ट शाही व्यंजनों से भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जिसमें समृद्ध बूनबो और परिष्कृत बानबियो तथा बान नाम जैसे प्रसिद्ध व्यंजन शामिल हैं। हलचल भरे शहरों को छोड़कर आपको वियतनाम के उत्तरी पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर सापा की शांति और शानदार सुंदरता मिलेगी। यह क्षेत्र अपनी ठंडी जलवायु, जातीय अल्पसंख्यक गांवों और विशाल सीढ़ीदार चावल के खेतों के लिए प्रसिद्ध है। आप गांवों के बीच ट्रैक कर सकते हैं, हमोंग या दाओ जातीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, या दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ऊंचे पर्वत फैंसिपन पीक पर विजय प्राप्त करके खुद को चुनौती दे सकते हैं। राजसी प्राकृतिक दृश्य और स्थानीय लोगों का आतिथ्य आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा। इसके बाद हमें वियतनाम के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक अजूबों में से एक हालोंग बे का उल्लेख करना चाहिए। 1600 से अधिक शानदार चूना पत्थर द्वीपों के साथ हालोंग बे को यूनेस्को द्वारा एक विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ आने वाले आगंतुकों को नाव से खाड़ी में क्रूजिंग का अनुभव करने, रहस्यमय गुफाओं का पता लगाने या खाड़ी के आश्चर्यजनक परिदृश्य में डूबने के लिए कयाकिंग और तैराकी जैसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। शांतिपूर्ण जगह में आराम करने के इच्छुक प्रकृति प्रेमियों के लिए हालोंग वास्तव में एक आदर्श गंतव्य है। अंत में फू क्वाक, जो दक्षिण में एक खूबसूरत द्वीप है, अपने महीन सफेद रेतीले समुद्र तटों, साफ नीले पानी और शानदार रिजॉर्ट्स के साथ फू क्वाक आपको आराम करने और अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करता है। यहाँ आप डाइविंग, तैराकी जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या बस एक बीच बार से सूर्यास्त देख सकते हैं। इसके अलावा फू क्वाक अपने आकर्षक नाइट मार्केट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप स्वादिष्ट ताज़ा समुद्री भोजन या दिलचस्प स्मृति चिन्ह पा सकते हैं। नंबर 14, वियतनामी व्यंजन। वियतनामी व्यंजन आश्चर्यजनक स्वादों की खोज करने की एक यात्रा है, जहां क्षेत्रीय मतभेद एक अनूठी पाक संस्कृति बनाते हैं जो दुनिया में किसी अन्य के विपरीत है। उत्तर अपने हल्के, नाजुक और कम मसालेदार व्यंजनों से प्रभावित करता है। बून थांग, हनोई फो, बून चा आदि जैसे व्यंजन सभी हड्डी के शोरबे और सब्जियों से प्राकृतिक मिठास को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष रूप से फो, जिसे वियतनामी व्यंजनों की आत्मा माना जाता है, वैश्विक प्रसिद्धि तक पहुंच गया है, जिसे CNN द्वारा ग्रह के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों में मान्यता प्राप्त है। हनोई बून चा एक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ओबामा द्वारा इसका आनंद लिए जाने के बाद ये एक वैश्विक पाक घटना भी बन गया। मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए स्वाद अधिक साहसिक, मसालेदार और रंगीन हो जाता है। बून बो ह्यू, बान बियो और माई क्वांग केवल स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं हैं, बल्कि मेज पर कलाकृतियां भी हैं, जो पूर्व शाही राजधानियों के व्यंजनों की बारीकी और परिष्कार को दर्शाती हैं। सावधानी पूर्वक तैयारी और प्रस्तुति उस क्षेत्र की छाप दिखाती है जहां कभी शाही दावतें परोसी जाती थीं। अंत में दक्षिण सामग्री और स्वादों के संयोजन में एक उदार पाक शैली के साथ आपका स्वागत करता है। विशिष्ट, समृद्ध मिठास, सामग्री की विविधता और खमेर, चीनी और चाम व्यंजनों का सांस्कृतिक प्रतिच्छेदन हुतियू नामवांग और बानजियो जैसे अद्वितीय व्यंजन बनाते हैं। हर व्यंजन दक्षिणी लोगों के आतिथ्य और सामग्री को बदलने की असीमित क्षमता की कहानी है। चाहे आप लालित्य, दुस्साहस या नवीन पाक अनुभवों की तलाश करें,
वियतनाम आपको हमेशा इंद्रियों के लिए एक आश्चर्यजनक और अविस्मरणीय दावत देने के लिए तैयार है। नंबर 15। वियतनाम में रहने की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग। वियतनाम में रहना न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है, बल्कि रहने की अपनी अविश्वसनीय रूप से सस्ती लागत से आपको आश्चर्यचकित भी करता है, खासकर जब पश्चिम के प्रमुख शहरों से तुलना की जाए। हनोई या हो ची मिन्ह सिटी जैसे बड़े शहरों में शहर के केंद्र में एक बेडरूम का अपार्टमेंट आमतौर पर प्रति माह $400 से $800 तक होता है, जबकि यदि आप एक छोटे स्टूडियो या केंद्र के बाहर एक अपार्टमेंट का विकल्प चुनते हैं तो आपको केवल $250 से $500 की आवश्यकता होगी। बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी उपयोगिता लागतें प्रति माह लगभग $50 से $100 हैं। खाने के लिए बून, फो या कॉम टैम जैसे स्ट्रीट फूड व्यंजनों की कीमत प्रति हिस्से केवल 1 से 2 अमेरिकी डॉलर होती है, जिनके स्वाद कई अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां को मात देने में सक्षम होते हैं। यदि आप अधिक शानदार भोजन की इच्छा रखते हैं, तो एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में रात का खाना प्रति व्यक्ति केवल लगभग $15 का होता है। यदि आप खुद खाना बनाते हैं, तो आपको ताज़ा खाद्य सामग्री के लिए प्रति सप्ताह केवल लगभग $25 की आवश्यकता होगी। वियतनाम में परिवहन भी बहुत सस्ता है। एक बस की सवारी केवल लगभग 0.44 अमेरिकी डॉलर है, जबकि कम दूरी के लिए टैक्सी या ग्रैब और बी जैसी राइड हीलिंग सेवाएं केवल 3 से 5 अमेरिकी डॉलर तक होती हैं। यदि आप स्वतंत्रता पसंद करते हैं, तो मोटर बाइक किराए पर लेने की लागत प्रति माह केवल लगभग $50 यूएसडी है। अन्य लागतें भी बहुत सस्ती हैं। जिम की सदस्यता $15 से $50 प्रति माह है। कपड़े धोने का खर्च $1 से $2 प्रति किलोग्राम है और बुनियादी दंत चिकित्सा जांच डेंटल चेकअप प्रति विजिट केवल $10 से $30 तक होती है। संचयी रूप से वियतनाम में एक व्यक्ति के लिए प्रति माह रहने की कुल लागत लगभग $700 से $900 तक होती है। इस तरह के जीवन स्तर के साथ आप पाएंगे कि यहाँ आपके द्वारा खर्च किया जाने वाला हर डॉलर सुविधा और दैनिक आनंद दोनों खरीद सकता है। तो हमने अभी एक साथ वियतनाम के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाया है। किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? या क्या आप इस देश के बारे में कोई अन्य दिलचस्प बातें जानते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा और आप मेरे साथ कई अन्य आकर्षक कहानियों की खोज जारी रखना चाहते हैं, तो लाइक करना, हमारे यात्रा पथ चिन्ह चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना न भूलें, ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। यात्रा पथ चिन्ह के साथ हमारे अगले रोमांच में फिर मिलेंगे। ये जानकारी केवल संदर्भ के लिए है।